ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్న పత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, अब यहाँ पर अपन करेंगे प्रश्नोत्तर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 मार्क्स के लिए और 6 मार्क के लिए कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो आपको करने हैं। एक 4 मार्क के लिए और 6 मार्क के लिए जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद आपको देखने हैं भाषा की बात, जो ग्रामर पोर्शन है हमारी टेक्स्ट बुक में। बच्चों, आप ये जो टेक्स्ट बुक में ग्रामर पोर्शन है ये कंपलसरी करेंगे। इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्कबुक में जो दिए जाते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमको क्या है, पर्यायी शब्द लिखने हैं। भाषा की बात में फर्स्ट बिट क्या है, पर्यायी शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द आपको इसके पहले भी बताई हूँ। पर्यायवाची शब्द कभी भी आप 3 लिखेंगे। कोई भी शब्द की मीनिंग 3 लिखनी जरूरी है। आप अगर 1 लिख के आते हो तो वो समानार्थी शब्द या मीनिंग हो जाता है, आपको मार्क नहीं मिलेंगे। 2 लिखो, याद है तो 3 लिखना जरूरी है, नहीं है तो 2 लिख सकते हैं, चलेगा। 2 लिखना तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट वन है ईद। ईद का पर्यायवाची शब्द क्या लिखेंगे आप, त्योहार, उत्सव, पर्व। अगर आपको 3 याद नहीं रहते तो आप 2 लिख सकते हो, 3 याद आए तो 3 लिखो, लेकिन 3 पर्यायवाची शब्द लिखना ही सबसे अच्छा होता है। 3 ही लिखना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रभात। प्रभात का क्या लिखोगे, सुबह, भोर, प्रातःकाल। तीसरा क्या है, वृक्ष। वृक्ष का क्या लिखोगे आप, पेड़, पादप, तरु। ये आपकी भाषा के बाद में है, ये आपको पर्यायवाची शब्द है। और आपको फिर बता रही हूँ, कभी भी 2 से अधिक 3 पर्यायवाची शब्द ही लिखना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड बिट क्या है अपनी, वचन बदलो। वचन सेकंड बिट में अपने को क्या लिखने हैं, वचन। वचन बदल कर लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताई हूँ। फर्स्ट वन क्या है इसमें, मिठाई। इसका क्या करना है आपको, मिठाइयाँ। सेकंड वन क्या है, चिमटा। चिमटे। चिमटा का बहुवचन क्या होगा, चिमटे।
थर्ड वन क्या है? सड़क। सड़क का क्या होगा? सड़कें। मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर जरूरी नहीं है कि हमको एक वचन में दिया होगा और हमको बहुवचन में करना है, वहाँ पर बहुवचन भी दिया जा सकता है, उसको हमको एक वचन में करना है। तो छोटी सी गलतियाँ जो मैं आपको बताई हूँ कि कभी कभी एक वचन से बहुवचन में और बहुवचन से एक वचन में होने में मात्राएं चेंज हो जाती है। कभी छोटी की मात्रा बड़ी में हो जाती है, बड़ी की छोटी में हो जाती है। तो वो आप छोटी सी चीज़ ध्यान रखोगे और अगर एक वचन में दिया हुआ है तो बहुवचन करोगे, बहुवचन में दिया हुआ है तो उसको एक वचन में बदलोगे। ठीक है। अब उसके बाद में आपको दूसरी बिट क्या दी हुई है? सेकेंड बिट यहाँ पर दी है कि सूचना अनुसार कीजिए। ये आपके लिए पूछा जाता है, सूचना अनुसार कीजिए। थर्ड बीट है। इसमें क्या है, आपको क्या पूछा जा रहा है? ये थर्ड बीट में अपने को पूछ रहे हैं उपसर्ग पहचानिए। इसमें क्या दिया हुआ है उपसर्ग में हमको? फर्स्ट वन है बेसमझ। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी पाठ में बताई हूँ कि उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं कि कोई भी शब्द के आगे अगर हम कोई एक अक्षर लगाते हैं जिससे उसका मतलब बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक समझ, एक शब्द दिया हुआ है, उसके आगे हमने क्या लगा दिए? बे। तो वो क्या हो गया? समझ मीन्स समझदार, होनहार। लेकिन उसको बेसमझ कर दिए तो क्या हो गया? बुद्धू, ना समझ, है ना। तो जैसे कि अगर हम वो बे हटा देते हैं तो भी एक शब्द मिलता है हमको, शब्द समझ। तो कभी भी उपसर्ग हटाओ या उसको लगाओ तो एक शब्द मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी शब्द के आगे कोई भी शब्द लगा के उसको उपसर्ग बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? बे। यहाँ पे उपसर्ग क्या है? बे। दूसरा क्या है? परलोक। सेकेंड वन है परलोक। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परलोक। यहाँ पे क्या होगा? उपसर्ग पर। क्यों? क्योंकि हम जब पर हटा रहे हैं तो वहां पर हमको एक शब्द मिल रहा है लोक, तो इसलिए यहाँ पर क्या उपसर्ग हटेगा? पर। यहाँ पर होगा। थर्ड वन है नीडर। यहाँ पर क्या उपसर्ग होगा बच्चों? नीडर में होगा नी, क्योंकि अगर हम नी हटाते हैं तो हमको एक शब्द मिल रहा है डर, तो इसका उपसर्ग क्या होगा? नी होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यय। आपको मैंने समझाई हूँ कि यदि कोई भी शब्द के आगे कोई अक्षर लगाते हैं और उसकी मीनिंग चेंज होती है तो हम उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में हम कोई एक मात्रा या कुछ भी अक्षर जोड़ते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। मतलब नहीं बदलता, उसके साथ में वो जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम उसको हटा देते हैं तो भी एक शब्द मिलता है हमको, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो यहाँ पर सेकेंड बिट क्या है? इसमें प्रत्यय पहचानिए। Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K Venkana classes, and at K Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K Venkana classes. Okay. Now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have
if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CA-CPT exam, we have a very expert faculty specializing in CA-CPT. So what are you waiting for? Come and join KVC. उसमें फर्स्ट वन क्या दिया है हमको? दुकानदार। अब बच्चों बताओ मुझे यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा? मैंने जैसे कि आपको बताई हूँ, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा हुआ अक्षर होता है और प्रत्यय में उसके अंत में लगा हुआ शब्द होता है। अब यहाँ पर हमको एक दुकान एक शब्द है, उसके अंत में क्या लगा हुआ है? दार। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा? दार। उसके बाद में यहाँ दूसरा दिया हुआ है गरीबी। अब बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर क्या प्रत्यय है? अब थोड़े बच्चे क्या करते हैं, ये बी निकाल देते हैं। अगर ये बी निकाल दोगे आप तो जैसे कि आपको ये तो मालूम है कि प्रत्यय आगे लगता है और उपसर्ग पीछे, प्रत्यय पीछे होता है, उपसर्ग आगे होता है। तो बस उनको ये मालूम है कि लास्ट का ये शब्द हो जाएगा बी, ये प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन ये गरी क्या वर्ड है? गरी कोई शब्द है? नहीं है ना। तो इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करना कि तुम यहाँ से बी निकाल दो और वो गरी छोड़ के आ जाओ और बोलो कि वो प्रत्यय है। ये तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर दिया हुआ है गरीबी तो शब्द क्या है? मेन शब्द क्या है? पहले ये देखो तुम कि गरीबी में सबसे मेन शब्द क्या है? हमारा गरीब। कोई भी जो भी शब्द दिया जाता है पर्याय प्रत्यय पहचानने या उपसर्ग में, हमारा मेन शब्द क्या है? गरीब। गरीब में उसने क्या किया है? ई की मात्रा लगा दिया है, तो ये क्या बन गया? गरीबी। अब दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है प्रत्यय में कि जब भी तुम ई की मात्रा निकालोगी, अब यहाँ पे उपसर्ग अपना प्रत्यय क्या होगा? ई होगा। अब दूसरी बात देखने वाली बात यह है कि अगर अब तुम यहाँ से गरीबी ई की मात्रा निकाल रहे हो तो ये तुमको देखना जरूरी है कि वहाँ अगर बड़ी ई की मात्रा है तो तुमको ऐसा वाला ई निकालना पड़ेगा। अगर तुम छोटे ई की मात्रा का ई निकालोगे तो भी तुम्हारा उत्तर गलत। अगर गरीबी में बड़ी ई की मात्रा है तो ये बड़ा ई वाला प्रत्यय होगा। तब अगर अपन ई की मात्रा यहाँ से निकाल देते हैं समझो तो यहाँ पर एक शब्द मिलता है गरीब। ये हो गया हमारा मेन वर्ड, इसको जोड़ा गया प्रत्यय क्या है? ई की मात्रा, जो बड़ी ई की मात्रा है वो। अगर मान लो यहाँ पर गरीबी में छोटी ई की मात्रा लगा देता है वो, तो हमारा प्रत्यय क्या निकलेगा? सिर्फ ई निकलेगा। बड़ी ई की मात्रा का ई बड़ा ई नहीं निकलेगा। ये छोटी सी बात भी तुमको ध्यान रखना है। अगर ये छोटी सी बात ध्यान नहीं रखते हो, लापरवाही करते हो और एक ई निकाल के आ गए, उसमें बड़ी ई की मात्रा है या छोटी की मात्रा नहीं चेक करे, 1 मार्क चला गया। एक छोटी छोटी सी गलती में आपके 1 मार्क ऐसे चले जाते हैं जिससे आपको पता नहीं चलता। मल्टीपल चॉइस में आते हैं और ये निर्देशानुसार करो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी। इसके अलावा जो अपठित पद्यांश और गद्यांश आता है उनमें भी ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रत्यय जोड़ो, उपसर्ग जोड़ो या उनके भाव लिखो, पर्यायवाची लिखो, ये पाठ ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, इसके कहानीकार कौन है, ये भी आपको याद रखना जरूरी रहता है। बच्चों ये हो गया। और इसके अलावा यहाँ अपने को जो थर्ड बीट है उसमें हमको कारक और विभक्ति के बारे में बताया गया है, वो जब हम ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा लास्ट बीट है जो पाठ में आए मुहावरे पहचानिए और अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो लेसन पाठ पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको सारे उसमें जितने भी मुहावरे आए हैं और जो भी लोक उक्तियाँ मुहावरे जो भी है वो सारे मैंने बताई हूँ और उसके साथ साथ उनका अर्थ भी बताई हूँ और वाक्य में प्रयोग करना भी आपको बताई हूँ कि कैसे करना चाहिए। छोटा रहना चाहिए पर सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। 2 लाइन का बड़ा बड़ा वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, 1 लाइन का वाक्य में प्रयोग करो पर वो मीनिंगफुल रहना।
और जो भी वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, जो दिया है उसी को वाक्य में प्रयोग करो, और जो तुम वाक्य प्रयोग करो उसको एक अंडरलाइन जरूर कर दो, ताकि वो जो भी देखने वाले को समझ में आ जाए कि जो दिया हुआ है आपने वही वाक्य में प्रयोग करे हो। अगर अर्थ लिखकर बोलता है तो ही उसका अर्थ लिखकर, कि ऐसा प्रश्न है कि वाक्य का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करो, तो उसका मीन्स जो मीनिंग लिख रहे हो उसका है, जो तुम्हारा दिया हुआ नहीं है। और अगर सिर्फ वाक्य में प्रयोग करो दिया है तो जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं आप वो उसको वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, और जो वाक्य है जो तुम्हारा मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, बस उतना बस है, आपको 1 मार्क उसमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये आपका पूरा लेसन में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ ग्रामर, उसके अलावा लेसन में आए हुए जितने भी पर्यायवाची शब्द, वचन, उनके मुहावरे, वाक्यों में प्रयोग, वार्तालाप आपको अच्छी तरह समझाई। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हो तो आप ओन से भी इसका सारांश लिख सकते हो, और ये वार्तालाप भी मैं आपको समझाई हूँ कि कैसे लिखना चाहिए, तो आप ध्यान से इसको पढ़िए। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दी हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप आराम से वही पढ़िए, उनको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करना। बार बार पढ़ने के बजाय एक बार लिखकर, 1 से 2 बार अगर लिखकर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल याद हो जाता है, एग्जाम में आप एज इट इज़ लिख सकते हो उसको। आप बार बार पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ हमको पढ़ना और बोलना नहीं है, हमको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप देखकर 2 बार प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 बार उसको देखते जाओ और लिखते जाओ, और उसके बाद में उसको बिगड़ देखे एक बार लिखने की कोशिश करो कि हम कहाँ गलतियाँ करते हैं, उसके बाद खुद करेक्शन करो, आपको आपकी मिस्टेक्स दिखेंगी, मात्राएं दिखेंगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए इतना सरल हो जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन वो आंसर आपको इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आप बिगड़ कुछ भी सोचे समझे जैसे एग्जाम में आप वो क्वेश्चन देखोगे आराम से वो आंसर लिख सकते हो। इसलिए बार बार पढ़ने के बजाय 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। हर चीज़ जो भी आपको दिखता है कि हमको लिखना चाहिए, इससे आपकी मात्राओं की गलतियां आपको समझती है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ स्टॉप देना है, कहाँ हमको ओपन इन्वर्टेड कॉमा मीन्स वार्तालाप है उसमें लगाना है, वो आपको समझ में आता है। इससे आपकी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये आप पार्ट आराम से पढ़िए, जो क्वेश्चन आंसर मैंने दी हूँ, भाषा की बात समझाई हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए।